हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ का ये प्रैक्टिस सेट है। देखिए RO पैटर्न पर ही क्लास है, तो आप क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यही समय है जिसमें हम RO के अच्छे प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को खंडार कहा गया है। अभिकथन ए, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। देख लीजिए कि आपको अभिकथन सही लग रहा है और कारण भी, या फिर किसी पॉइंट में आपको कोई त्रुटि नज़र आ रही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो याद रखना है आपको कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो जनवरी के माह में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूरब से पश्चिम के क्रम में लगाइए। पूरब से आपको स्टार्ट करना है और पश्चिम के क्रम में लगाना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप सभी जानते हो। तो कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है और ना ही बिहार से। 3 और 6 को तो आप हटा ही दीजिएगा। देखिए सी को भी काट दीजिए और डी को भी काट दीजिए। ए और बी में आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो सबसे पश्चिम में कौन आएगा? गुजरात आएगा। तो 1 देखिए दोनों ऑप्शन में है। और सबसे पूर्व में यहाँ पर आएगा पश्चिम बंगाल। तो सबसे पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल आएगा। उसके जस्ट बाद में आपका झारखंड आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 2 राज्य यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इस प्रकार 8 राज्य हैं जो कि इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? कह रहा है यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। यदि आपने डी चुना है तो बिल्कुल सही है, तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होती। देखिए नदियों द्वारा मिट्टी बहाकर लाई जाती है जिसमें जलोढ़ मृदा की अधिक मात्रा होती है और ये उपजाऊ मिट्टी होती है। हम इससे क्या होते? वंचित हो जाते। और मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न हो जाता। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 4। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ और क्षेत्र दिया गया है, सही सुमेलित है। देखना है कौन कौन से पॉइंट सही सुमेलित है। कार्डमम पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट दिया गया है, कैमूर पहाड़ियाँ, कोंकण तट, महादेव पहाड़ियाँ, मध्य भारत, मिकिर पहाड़ियाँ, पूर्वोत्तर भारत। घटना चक्र का प्रश्न है, प्रीवियस क्वेश्चन है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो सही है, 3 और 4 सही है। कई बार हमने ये प्रश्न आपको कराया भी है।
महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत मध्य प्रदेश राज्य आएगा, और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत असम राज्य में ही हैं, और कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट दिया गया है, राज्य मध्य प्रदेश आएगा। कार्डमम पहाड़ियाँ इसके लिए आएगा केरल तमिलनाडु में ये फैली हुई है। कार्डमम पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दक्कन के पठार क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। मालवा के पठार विंध्य के कगारों से ऊंचे हैं, जो पठार का पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं। तीसरे पॉइंट में कह रहा है पश्चिमी सतपुड़ा नर्मदा ताप्ती नदियों को पृथक करते हैं। ये पॉइंट हम जानते हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। छोटा नागपुर पठार आद महाकल्पी ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से परिकिष्ट है, तो सही का चयन करना है। तो ये फोर्थ वाला पॉइंट भी सही है। छोटा नागपुर पठार में आपको ग्रेनाइट और नाइस की चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप आइए नीचे, दक्कन के पठार क्रम से उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए जाते हैं। दक्कन का पठार तो कई राज्यों में ये फैला हुआ है, आप जानते भी होंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों में ये फैला हुआ है। और ये जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर गलत है। मालवा के पठार विंध्य के कगारों से ऊंचे हैं, ये ऊंचे नहीं हैं, ये गलत पॉइंट है यहाँ पर। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 6। यहाँ पर है हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे सामान्य नीति दिशा के विपरीत प्रभावित होती हैं। हिमालयी नदियों के संदर्भ में कह रहा है, क्या वे सामान्य नीति दिशा के विपरीत प्रभावित होती हैं? ये पर्वत श्रेणियों के आर पार काटकर अपना मार्ग बनाती हैं। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से इंगित करता है या करते हैं कि वे नदियाँ हिमालयी भू आकृतियों से पुरानी हैं? तो यहाँ पर केवल 2 वाला पॉइंट सही है। तो याद रखना है, हिमालय नदियों के संदर्भ में वे पर्वत श्रेणियों के आर पार काटकर अपना मार्ग बनाती हैं और हिमालय भू आकृतियों से पुरानी है। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 7। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, ये भी यहाँ पर सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, क्या अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है? तो बिल्कुल सही है ये भी। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। अब आपको देखना है कि ऑप्शन ए आएगा या डी आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है, यह गलत पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों में शामिल नहीं है। 4 पीठ थे उनके, तो उसमें ये वाली पीठ शामिल ही नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 8वां। मिलान संबंधी प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेनगंगा, तो पहले का जो है सेकंड आएगा। पहले का सेकंड एक ही ऑप्शन में है, इससे आपका आंसर क्लियर हो चुका है। दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी होती है, तो सी का 4 है। चलिए, और कावेरी की सहायक नदी कई साइट में बताया है भवानी, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ही। और महानदी की सहायक नदी है, इसको याद कर लेना है, महानदी, महान है जो नदी, और वो नदी हो जाएगी शिव। शिव कैसे हैं हमारे? महान है। चलिए याद रहेगा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न वक्तव्यों पर विचार करें, सही उत्तर का चयन कीजिए।
कथन कारण का प्रश्न है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वहानी होती हैं। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। आंसर देखना क्या आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की पुष्टि करता है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वहानी होती हैं, कंटिन्यूस बहती रहती हैं। और हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है। तो तभी तो ये लगातार जो है बहती रहती हैं। तो कथन जो है कारण की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न नंबर लगाइए 10। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का ही मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में सागर पुलीन है और सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। दीघा सागर पुलीन पश्चिम बंगाल, एक अट्टू आएगा। गोपालपुर आंसी उड़ीसा राज्य, तो 3 यहाँ पर लिख दीजिए। कलांगुट गोवा। 4 मरीना सागर पुलीन तमिलनाडु। डी का 1। 2 3 4 1 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर लगाते हैं 11। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का ही मिलान सूची सेकंड से करना है। मिलान वाले प्रश्न से हमारे कई प्रश्न जो है तैयार हो जाते हैं दोस्तों। तो सूची फर्स्ट में घाटी है, सूची सेकंड में राज्य दिया गया है। जुकू घाटी का आप मिलान कर दीजिए। ये घाटी है नागालैंड में, 1 का 3 आएगा। यूतांग घाटी, ये वाली घाटी आपकी है सिक्किम राज्य में, तो बी का 2 आएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो चुका है। नयोरा घाटी, ये आपकी पश्चिम बंगाल में है। सांगला घाटी, शायद मैंने प्रश्न अभी सेट में ही कराया था, हिमाचल प्रदेश में है ये। तो सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, सी राइट आंसर है। उचित पॉइंट लगने पर उसको नोट कर लेना है, बस यही बेस्ट ट्रिक रहेगी। और हमको आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम हर हाल में जो है निकालना है। प्रश्न नंबर 12 है। निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व के क्रम में इन दर्रों को आपको जो है लगाना है। चलिए लगा लेते हैं। तो सबसे पूर्व में क्या आता है, बोमडिला, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। तो 4 जो है ऑप्शन डी में है और ऑप्शन सी में है। ए को तो आप काट ही दीजिएगा। फिर उसके बाद में आपका दर्रा आएगा जेलेपला, जो कि सिक्किम राज्य में है। तो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। और फिर 3 है, तो यानी कि मुलिंगला दर्रा जो कि उत्तराखंड में है, ये आएगा। अब यहाँ पर 1 और 2 है, यहाँ पर 2 और 1 है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो फिर आएगा आपका सीप किला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और जो जिला ये लद्दाख में आपका, तो ये आ जाएगा सबसे लास्ट में। तो इस प्रकार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो सबसे पश्चिम में होगा हमारा जो जिला दर्रा और सबसे पूर्व में आएगा बोमडिला दर्रा। ऐसे जो है हम जा रहे हैं पूरब से स्टार्ट करके पश्चिम की तरफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मानसून का निवर्तन इंगित होता है। किस पॉइंट को यो इंगित करता है, इसके बारे में देखना है। निम्नांकित कूटों से अपना उत्तर चुने। साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से स्थल पर तापमान बढ़ने से। 13 का आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न तो थोड़ा सा लॉजिकल है, तो याद कर लेना है। ITCZ जो हमारी ITCZ होती है उससे संबंधित पॉइंट है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1-2 प्रश्न तो काफ़ी टफ होता है, इससे हमको घबराना नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है। भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और सही का आपको चयन करना है। मानसून सर्वप्रथम मालाबार तट पर पहुंचता है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सर्वप्रथम मानसून जो है केरल राज्य के मालाबार तट पर पहुंचता है। उसके बाद में दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है,
आपको सोचना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। नहीं, ये गलत है। वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में होती है। तो 2 को आप हटा दीजिए जहाँ पर भी है, तो 2 वाले ऑप्शन को आप काट दीजिए। अब पहला सही है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो तीसरे वाला भी चांसेस सही होने के, तो ऑप्शन ए लगा दीजिए। परंतु डी में भी यही दिया हुआ है, ए और डी दोनों ही आंसर हो जाएंगे। चलिए, जब अस्थायी पवन कटिबंध दक्षिण की ओर स्थानांतरित होना शुरू करते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी निवर्तित हो जाता है। यहाँ पर यह कह रहा है स्थानीय जो पवन होती है, जैसे ही वो दक्षिण की ओर स्थानांतरित होती है, चलना प्रारंभ करती है या खिसकना प्रारंभ करती है, तब जो है दक्षिण पश्चिम मानसून क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है दक्षिण की ओर जाने पर। चलिए, प्रश्न नंबर लगाएंगे 15। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में स्थान, सूची सेकंड में सामान्य वनस्पति का प्रकार दिया गया है। मिलान कीजिए। पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी आपको, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाहरित। तो यहाँ पर आएगा 2। हिमाचल प्रदेश में हिमालयी आर्द्र वन यहाँ पर पाए जाते हैं, तो बी का 3। हरियाणा और पंजाब में उष्णकटिबंधीय कंटकी वन, तो यहाँ पर 4 आएगा। छोटा नागपुर पठार उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं, बी का 1। 2, 3, 4, 1 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए में है, तो आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प। प्रश्न नंबर 16 है, कथन कारण का प्रश्न है। अभिकथन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। तो ये सही लिखा हुआ है कथन आपका। सु अपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। इस वक्त जो है सर्दी प्रारंभ हो चुकी है और गेहूं की फसल बो रखी है किसानों ने। तो कह रहा है कि इसके लिए शीत में तापमान कितना होना चाहिए और वर्षा यहाँ पर दी गई है 75 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन ए आएगा या फिर बी आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो आपको याद रखना है, जब गेहूं बोए जाते हैं तो उस समय इसके लिए जो तापमान होता है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस और इसको लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश का स्थान है, प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश लगता है। और भैया पंजाब तीसरा स्थान पर है और एमपी ये आपके सेकंड स्थान पर है। 2000 ये 21-22 के डाटा के अनुसार है। मिलान संबंधी प्रश्न है, फसल का ही प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। फसल और मौसम यहाँ पर दिया गया है। खरबूजा ये जो है आपकी जायद की फसल है जो कि गर्मी के मौसम में उगाई जाती है, बी का 2 आएगा। और बी का 2 केवल ऑप्शन बी में दिया गया है, तो हम सभी का ये प्रश्न राइट हो चुका है। कपास जो है एक खरीफ की फसल है, सी का 1 आएगा। काफ़ी बार पूछी जाती है कि कपास जो है किसकी फसल है, खरीफ की फसल है। अलसी जो है रबी की फसल होती है, सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। और सूरजमुखी सभी मौसम में उगाए जाने वाली ये फसल है। तो इस प्रकार हमारा आंसर था ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 18। उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायुवीय क्षेत्र को सूची सेकंड उत्तर प्रदेश के जनपद से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से अपना सही उत्तर आप चुनिए। उत्तर प्रदेश की जलवायु क्षेत्र के बारे में ये कह रहा है। तो यहाँ पर जिले दिए गए हैं और यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है। जो भी आपसे मिलान में आता है पहले आप उसको चुन लीजिएगा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र दिया गया है यहाँ पर। इसमें कौन सा जिला आता है, ललितपुर आता है, तो डी का 2 आएगा। डी का 2 तो सभी में मेंशन है,
पश्चिमी मैदानी क्षेत्र कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है उत्तर प्रदेश के। मैप में आप देखिएगा तो 3 आएगा, ए का 3 है और डी का 2 है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मध्य मैदानी क्षेत्र कौशाम्बी, उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र सिद्धार्थ नगर। तो ऐसे प्रश्न में जो है मिलान पर ज़्यादा फोकस करना है कि किसी भी तरीके से हमारा आंसर जो है लग जाए। प्रश्न नंबर 19 है, स्थानांतरण कृषि का नाम और राज्य दिया गया है। तो स्थानीय कृषि नाम है ये, किस राज्य में किस प्रकार की कृषि उगाई जाती है, यानी किस राज्य में किसी स्थान पर जो कृषि उगाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है। झूम असम सही लिखा हुआ है, पोनम केरल और पोंडू उड़ीसा। देखिए आंसर क्या आएगा? मासा हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर इसके लिए राज्य आएगा एमपी। एमपी में जो है मासा कृषि का एक स्थानीय नाम है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रसिद्ध स्थान और देश दिया गया है। बेकानूर रूस दिया गया है, कोरू फ्रेंच गुआना सही है, और बोरो बदूर इंडोनेशिया, कांस फ्रांस। तो जो यहाँ पर सही नहीं है वो है विकल्प ए बेकानूर। ये आपका कजाकिस्तान में है। तो कजाकिस्तान का ये प्रसिद्ध स्थान है। ये विकल्प यहाँ पर सही था। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। देश और राजधानी दी गई है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, तो ए का 4 आएगा। उसके बाद में स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा है, ये हमने आपको करा था अभी। बी का 3 आएगा। 4 3 देखिए ऑप्शन सी में है। स्लोवेनिया की राजधानी लजुब्लियाना है और क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। और जो उचित लगे उस पॉइंट को अवश्य नोट कीजिएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित कीजिए नियाग्रा प्रपात। ये आपका है न्यूयॉर्क राज्य में, ए का 4 आएगा। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड, बी का 3 आएगा। एफिल टावर फ्रांस, तो यहाँ पर 2 आएगा। विश्व की छत पामीर, डी का 1 आएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में पर्वत है और सूची सेकंड में देश दिए गए हैं। किलिमंजारो पर्वत किस देश में है? तो ये आपका है तंजानिया में है। ए का 3 आएगा। ए का 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। बी और डी विकल्प दोनों में ही दिया गया है। टुबकल पर्वत ये कहाँ पर है आपका? ये मोरक्को में है, तो बी का 1 आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी आपके प्रश्न का राइट आंसर जो है हो जाएगा। अस्टेनली, युगांडा, होगार, अल्जीरिया। देखिए अच्छा प्रश्न है, नए पॉइंट यहाँ पर सीखने को मिल रहे हैं। हमने कहा है कि यही समय है जब आप अच्छे अच्छे पॉइंट को नोट करोगे और बाद में उनका रिवीजन करोगे, फिर प्रश्न पत्र में आसानी से प्रश्न जो है लग जाएगा। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। पर्वत और प्रकार दिए गए हैं। एंडीज पर्वत जो है किस प्रकार का पर्वत है ये? तो ये है नवीन मोड़दार, ए का 2 आएगा। ए का 2 देखिए ऑप्शन केवल एक ही विकल्प में दिया गया है, तो पहले वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, परंतु यहाँ पर अन्य जानकारी को सीख लेना है। अपलेशियन ये है पुरातन मोड़दार पर्वत का प्रकार है ये। और विसुवियस आप सभी जानते हो इटली में है और एक ये ज्वालामुखी पर्वत है ये। कैटस्किल ये आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो इस प्रकार हमारा आंसर ए है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मिलान संबंधी ही प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। एस सामा तो ये आपका जापान देश में है, एक का 3 आएगा।
क्राक्टाटोवा क्राक्टाटोवा ज्वालामुखी है इंडोनेशिया में। बी का 1 लिख दीजिए। लाकी लाकी ये आइसलैंड में है। सी का 4 आएगा। ताल हम सभी जानते हैं ताल वाले जितने भी होते हैं वो फिलीपींस देश से संबंधित होते हैं। तो डी का 2 आएगा। 3 1 4 2 3 1 4 2 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित झीलों को अवरोही क्रम में श्रेणीबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हयूरन झील दी गई है, मिशिगन, सुपीरियर और विक्टोरिया। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। सबसे पहले सुपीरियर आएगी, उसके बाद में विक्टोरिया, फिर हयूरन, फिर मिशिगन। तो इस प्रकार हमारा विकल्प ऑप्शन ए सही होगा। सुपीरियर झील जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है ये। इसी प्रकार हयूरन भी, ये भी आपकी जो झील है वो यूएसए और कनाडा में स्थित है। ये अक्सर पर पूछ लिया जाता है कि मिशिगन केवल यूएसए देश में ही स्थित है। और विक्टोरिया तो आप जानते ही हो ये कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में बांध दिया गया है। दामोदर नदी पर कौन सा बांध है, पहले प्रश्न को लगा लेते हैं। तो इस पर है पंचेत हिल बांध। तो बी का 3 आएगा। नील नदी पर आसवान बांध है और जाम्बेजी नदी पर आसवान बांध है और जाम्बेजी पर करीबा बांध है। बहुत पूछा जाता है ये। बी का 2 आएगा। यांगत्से नदी पर 3 गार्जेज बांध है। तो पहले का 4 आएगा। इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। यहाँ पर हम जो है 3 पॉइंट तो जानते हैं, आंसर हम सभी ने लगा लिया है, परंतु ये वाला पॉइंट कुछ ही विद्यार्थी जानते होंगे। यांगत्से नदी पर जो है 3 गार्जेज बांध है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है और आपको सही मिलान देखना है। किस किस युगम का सही मिलान हो रहा है। सागर और सागर से लगा, तो सागर से लगा हुआ ये देश है। एडियाटिक सागर से अल्बानिया, काला सागर से क्रोएशिया। क्या काला सागर से क्रोएशिया लगा हुआ है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, भूमध्य सागर मोरक्को, लाल सागर सीरिया, ये भी गलत है यहाँ पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। और काला सागर से काफ़ी जो है देश लगे हुए हैं। यदि आपको याद रखना है तो आप याद कर लीजिए तुर्की को। ये ज़्यादा अक्सर पूछा भी जाता है। काला सागर तुर्की को याद कर लीजिए और आप यूक्रेन को याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक कृषि के संदर्भ में कह रहा है, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देशन के अधीन कार्य करता है। सेकंड में कह रहा है NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में कार्य करता है। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। और दूसरा भी यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, परंतु पहले वाला कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो आपको याद रखना है, ये दोनों पॉइंट है, इनको याद कर लीजिए। सिक्किम राज्य वाला पॉइंट तो हम सभी जानते हैं कि यह भारत का जैविक राज्य बना हुआ है। और NPOP नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत जो है की गई थी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण
सचिवालय के रूप में यह कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनकरण का प्रश्न है। एक बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। इसमें एक प्रदेश के जैविक एवं अजैविक दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। सही का चयन करना है। कथन ये देखिए, क्या ये वाला आएगा या फिर ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए आंसर क्या लगाना है आपको। ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। एक बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र होता है और एक प्रदेश में जैविक एवं अजैविक दोनों तत्व जो है सम्मिलित होते हैं। तो इस कारण से ये सही है। बायोम पारिस्थितिक तंत्र का ही एक प्रमुख भाग होता है। देखिए बायोम के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, जैविक समुदाय आएगा। बायोम के अंतर्गत ही प्रदेश की जलवायु, मिट्टी, ये सब शामिल हो जाते हैं। तो इसी कारण से जो है ये एक दूसरे की व्याख्या जो है कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। जीवमंडल, भंडार और अवस्थिति दी गई है। नोकरेक जीवमंडल भंडार ये आपका है मेघालय राज्य में। तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। मानस असम हो जाएगा। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। 4 आएगा अगस्त्यमलाई केरल। डी का 1। 3 2 4 1। ऑप्शन बी आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। कथन कांड का प्रश्न है। कथन भोजन जालकों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। वह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। यदि आपने विकल्प ए चुना है तो सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। पहले में कहा गया है भोजन जालकों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही कहा गया है। भोजन की दृष्टि से खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होते हैं जैसे कि पौधे, उपभोक्ता एवं अपघटक, ये सभी तो एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध जो है रखते हैं, जिस कारण से विविधता में क्या देखने को मिलेगी आपको, पारिस्थितिकी वृद्धि और तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। इससे वह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ावा देगी। तो बिल्कुल सही है। भोजन जाल जो होता है यानी खाद्य जाल जो होता है वो तभी तो एक समुदाय कह लीजिए या संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध जो है स्थापित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन कारण का प्रश्न है और सही उत्तर का चयन करना है। एरोसोल जलवायु परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। एरोसोल लघु तरंग एवं अवरक्त विकिरणों से अनन्य क्रिया करते हैं। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप आंसर जो चुनिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण है आर। देखिए आप जानते भी होंगे एरोसोल के बारे में। एरोसोल क्या है, तो ये सूक्ष्म कण होते हैं जैसे कि बर्फ़ हो गया, आपका राख हो गया और आपका धूल कण हो गए, ये होते हैं एरोसोल। एरोसोल लघु तरंगे एवं अवरक्त विकिरण से अनन्य क्रिया करते हैं, अर्थात ये जलवायु परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न नंबर 34 है। निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन सा मृदा में कार्बन संग्रहण में सहायक है? समोच्च बांध, अनुपद, सस्यन, शून्य जुताई। तो ऑप्शन सी राइट रहेगा। तीनों ही यहाँ पर सही है। यदि सर्वोच्च बांध और आपका शून्य जुताई, अनुपद, सस्यन ये वाली
प्रक्रिया कृषि पद्धतियों के लिए होती है। इससे क्या होता है, मिट्टी में कार्बन संग्रहण में सहायक होते हैं। ये कृषि की इन पद्धतियों से, यानी कि इन तीनों से ही हम मृदा में, मिट्टी में कार्बन संग्रहण में तो ये सहायक होते ही हैं। तो हम जो है इनके माध्यम से मिट्टी में उपस्थित कार्बन को वातावरण में निर्मुक्त होने से रोका जा सकता है। चलिए, तो इनका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, आपका मिलान है सूची फर्स्ट का ही सूची सेकंड से करना है। भूकंप अधिकेंद्र, तो बी का 4 आएगा। बी का 4 यहाँ पर है और आपका ऑप्शन बी में है। ज्योमंडल संरक्षित क्षेत्र के लिए आएगा विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित निम्न ताप क्षेत्र आएगा। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। रेड डाटा बुक संकटापन्न प्रजातियों का अभिलेख है, तो डी का 2 आएगा। तो सी का 1 है, डी का 2 है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। पहले वाला जो पॉइंट है इसके लिए आएगा ये कार्यो प्रिजर्वेशन परिरक्षण के लिए आएगा बहुत ही कम ताप पर भंडारण। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। अधिकारी और सूची सेकंड में कार्य दिया गया है। तलार जो अधिकारी था, ये क्या कार्य करता था, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का ये अधिकारी था। ए का 3 आएगा, ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा आपके प्रश्न का। पटकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी था। इसको आप नोट कर सकते हो, पटकोल को। सह अधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी था ये। बलदीप चुंगी का सुरक्षक था ये। तो 2 पॉइंट तो आप वैसे ही नोट कर लीजिएगा। लेटेस्ट जानकारी है, ऐसी जानकारी ही नोट करेंगे तो बाद में काम आएगी। मिलान संबंधी प्रश्न है, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य किया करो भाई, मोटिवेशन तो रहना ही चाहिए। सूची फर्स्ट में हड़प्पा स्थल है और सूची सेकंड में आधुनिक नाम दिया गया है। धोलावीरा हड़प्पा स्थल है, इसका आधुनिक नाम क्या था, कादिर टापू द्वीप। ए का 3 आएगा। राखीगढ़ी हिसार, तो 2 आएगा यहाँ पर। भीराना हरियाणा, 4 भोगवा सौराष्ट्र गुजरात में है ये। 3 2 4 1 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, जैन साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनों के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगम के रूप में जाने जाते हैं। जैनों के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगम के रूप में जाने जाते हैं। सही का चयन करना है। आदतन जैन ग्रंथों की भाषा पाली की एक पूर्वी बोली है जिसे अर्धमागधी कहते हैं। यदि आपने ए विकल्प चुना है तो सही है, केवल पहला सही है, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा। इनकी भाषा पाली नहीं थी, पाली तो किसकी भाषा थी, बौद्धों की भाषा थी पाली। इनकी भाषा तो प्राकृत थी। क्या थी, यहाँ पर आएगा प्राकृत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट के माध्यम से उत्तर का चयन करना है। वेरी इजी प्रश्न है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 4 1 3 2 है ना, नंद मौर्य सु। चलिए प्रश्न नंबर 40 लगाएंगे। कथन करण का प्रश्न है। कथन में कह रहा है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। क्या ये सही है? यह गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। यह केवल
लूटपाट के उद्देश्य से ही आया था और उसने भारत पर 17 बार जो आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रियासत और शासक दिया गया है। देवगिरी, शंकरदेव, वारंगल, रामचंद्र देव, होयसल, वीर बलाल और मदुरा वीर पांडे। तो यहाँ पर सही नहीं है, ऑप्शन बी ये आंसर हो जाएगा। देवगिरी रियासत के शासक थे रामचंद्र देव और शंकर देव। तो याद रखना है, देव इम्पोर्टेंट है। देव कौन है? राम है, शंकर है, तो याद रहेगा ये। और होयसल को याद कर लीजिए, वीर बलाल, वीर बलाल। चलिए प्रश्न नंबर 42 लगाते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। आदिल शाही, देखिए इसके लिए क्या आएगा? बीजापुर। तो यहाँ पर A-2 आएगा। A-2 ऑप्शन डी में ही है, तो इससे आंसर लग चुका है। और कुतुब शाही ये भी जानते हैं हम, गोलकुंडा, D-3 आएगा, तब भी आंसर ऑप्शन डी ही है। अब आप देखिए निजाम शाही, अहमदनगर, याद रखना है इसको। इमादत शाही, बरार। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर मिलाया है निजाम शाही, अहमदनगर, इसको नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 43 है। सूफी संतों को काल कर्म अनुसार लगाइए, सही कर्म का चयन करें। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नासिरुद्दीन चिराग दिल्ली 1274 से लेकर के 1356, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1143 से 1236 तक इनका कार्यकाल था। बाबा फरीद 1175 से 1265 ईस्वी। निजामुद्दीन औलिया 1236 से 1320 ईस्वी। यहाँ पर इनके सन हैं, आप चाहे तो उनको याद कर सकते हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले सेकंड आएगा 1143 वाला पॉइंट, फिर आएगा 1175 से लेकर के 1265, यानी 1236, 1265, फिर आएगा 1320 और फिर आएगा 1356। ऐसे आप इनको याद कर लीजिए, या फिर आप दिमाग में कोई लॉजिक लगाइए, यहीं पर इसकी ट्रिक बना लीजिए, क्योंकि यही पूछा जाएगा। पहले कौन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद में बाबा फरीद, फिर निजामुद्दीन औलिया, फिर आएगा चिराग दिल्ली। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शेख, बाबा, निजाम से निजामी, चिराग। तो शेख बाबा का निजी कर लीजिए, निजी चिराग, शेख बाबा का निजी चिराग। ऐसा आप इसको याद कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऑलरेडी जो है याद हो जाएगा, यही बेस्ट रहेगा। अब सन तो इतने याद भी नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 44। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एक अधिकार था। किनका भला? पुर्तगालियों का। प्रारंभ में उनका बम्बई पर स्वामित्व था। उनके पास कोचीन, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियां थीं। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया। तो सही का चयन करना है। ऑप्शन ए राइट है। पहला पॉइंट, दूसरा और तीसरा सही है, फोर्थ पॉइंट सही नहीं है। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया, ये गलत है, वंचित ही नहीं किया, वरना ऐसा नहीं होता। तो याद रखना है, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एक अधिकार था। इन्होंने प्रथम कारखाना कहाँ पर खोला था? कोची में खोला था। और 1503 ईस्वी में इन्होंने कोची में पहला कारखाना खोला था और बम्बई में इनका पहला स्वामित्व था। और इनके पास कोचीन, देखिए कोची में खोला था, कोचीन, दीव दमन व्यापारिक बस्तियाँ थी। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। देखिए लगातार पढ़ते आ रहे हैं। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इसी के माध्यम से भारत में इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। ये एक ऐसी लड़ाई थी। 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। तो 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो ये भी यहाँ पर सही है। हमको बताना था पहला और दूसरा क्या दोनों सही है या कोई एक सही नहीं है। तो यहाँ पर दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लगाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन रूस के कजान शहर में किया गया। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। सत्य कथन का चयन करना है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही है। पहले वाला कथन यहाँ पर सही है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस के कजान शहर में हुआ है। और 17वां जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर होगा? ये आपका होगा ब्राज़ील में। ब्राज़ील में ये होने जा रहा है 2025 में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क निर्मित किया जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर है लखीमपुर खीरी। चलिए फिलहाल हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे प्रश्नों की। अगस्त 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है गोविंदराजन पद्मनाभन। इनको प्रदान किया गया है।